कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और कल का नोटिस आप लोगों ने देख लिया होगा कि यूजीसी नेट की जो एग्जाम फॉर्म और एग्जाम डेट आ चुकी है। तो आई होप आप लोगों ने उस चीज को समझा होगा। एग्जाम फॉर्म जल्दी से एग्जाम फॉर्म भर के तैयारी शुरू कर दो। देखो, एग्जाम फॉर्म इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी। आपने कब से तैयारी की कि नहीं की, कैसे तैयारी की कि नहीं की, अभी क्या कर रहे थे आज तक, सब भूल जाओ। अभी आपको कल से लेके 21 फरवरी तक आपको धनाधन तैयारी करनी है। उसके साथ साथ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको जितना हो सके हेल्प करूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च। पेपर फर्स्ट में रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा जाता है। आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में। एक है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है, रिसर्च एप्टीट्यूड क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मेरा नाम कमल है और मैंने यूजीसी नेट, जेआरएफ एंड गेट क्वालिफाई किया है। एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल डियर डेस्टिनी जेआरएफ, और व्हाट्सएप ग्रुप की भी मैंने लिंक वगैरह डाल दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अकेडमी फॉर यूजीसी नेट चैनल है हमारा, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जितनी भी क्लासेस है उसको आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बात करते हैं हमारी क्लास में आज क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है पूरी क्लास। पूरा वीडियो देखिए, मजा आने वाला है पूरी क्लास में कि कैसे जो नए नए बच्चे हैं उनका कंसेप्ट क्लियर होने वाला है आज रिसर्च के बारे में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास। चलिए देन सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप देखोगे पेपर फर्स्ट में, जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड देन रिसर्च एप्टीट्यूड, कि रिसर्च एप्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है उसके बारे में पहले बात करते हैं कि भाई रिसर्च क्या होता है, एंड एप्टीट्यूड मीन्स क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च का मतलब होता है, रिसर्च दो वर्ड से बनकर मिलकर बना होता है कि री प्लस सर्च। री का मतलब होता है अगेन, एंड सर्च का मतलब होता है एग्जामिन करना। एग्जामिन दैट मीन्स कि समझना, उस चीज को अंडरस्टूड करना, उस चीज को इन्वेस्टिगेट करना, उस पर काम करना, वो होता है सर्च करना। ओके, एग्जामिन करना। एंड एप्टीट्यूड का मतलब होता है एक ऐसी प्रकार की आपकी क्षमता, कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी, योग्यता। ओके, तो इसलिए इसका मतलब होता है कि भाई अगर कुल मिला के दोनों को प्लस करके दिखाया जाए तो इसका मतलब होता है कि आपके अंदर रिसर्च करने की योग्यता, कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी है कि नहीं है, किस तरह से आप रिसर्च कर पाते कि नहीं है। तो ये आपका रिसर्च मेथड्स वगैरह, क्या किस तरह से रिसर्च वगैरह करते हैं उसके बारे में। ओके, चलिए एंड नेक्स्ट बात देखते हैं कि ओके देन हम ये देखते हैं। अभी वर्ड मीनिंग हो गया हमारा रिसर्च के बारे में, बट अभी हम देखने वाले डेफिनेशन ऑफ रिसर्च की। सिस्टमेटिक डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। अगर हम रिसर्च को सरल भाषा में समझने की कोशिश की जाए, तो इसका मतलब होता है कि द इन डेप्थ स्टडी ऑफ समथिंग, द रिसर्च सर्च ऑफ सम न्यू इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया है कि सर्च अबाउट ट्राइब्स ऑन गूगल, यानी कि आपको अगर जानना है कि भाई आपको इतना पता है कि ट्राइब से कम्युनिटी होती है और किसी किसी जगह जगह पर रहती है, हमारे स्टेट, काफी स्टेट्स में रहती है और वहाँ है। बट आपको ये जानना है कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ट्राइब्स, इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ अदर थिंग, ऑल ऑफ थिंग्स, जितने भी पॉलिटिकल, सोशल इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, रिलीजियस इम्पैक्ट, क्या क्या पढ़ा है। तो उसके लिए आपको मान लो आपने गूगल पे सर्च किया, तो उसके बाद जो नई इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपके लिए रिसर्च होती है। इसमें दो चीजें होती है, जैसे कि अगर आप खुद जाकर फील्ड में खुद जाकर आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट हैंड, यानी कि आपने खुद हासिल किया, फर्स्ट हैंड डाटा अगर कलेक्ट करते हैं, उसके द्वारा अगर रिसर्च करते हैं, वो तो प्राइमरी डाटा। ओके, प्राइमरी डाटा के द्वारा किया गया रिसर्च हो जाता है। दूसरा, अगर आप गूगल से रिसर्च कर रहे हैं, गूगल से कुछ डाटा लेके कर रहे हैं, या अपने बुक्स पढ़कर, आपने कोई लिटरेचर पढ़कर, आपने कुछ किसी से मतलब कुछ भी अगर आपने किसी अदर हैंड, किसी के द्वारा किया गया उसके बाद आप कर रहे हो, तो वो होता है सेकेंडरी डाटा के द्वारा किया गया रिसर्च होता है। अब अगर बात करें डिफिनेशन की, इन अदर वर्ड्स, it is an original addition to existing knowledge leading to its further advancement। यानी कि मैंने कहा कि आपको जितनी इंफॉर्मेशन आपको पता है, उसके बाद अगर आप रिसर्च करते हो तो आपको अदर लीडिंग टू फर्दर एडवांसमेंट, आपकी जो नॉलेज है, आपका जो रिसर्च, आपने रिसर्च आप तक आज तक जो था, उसके बाद धीरे धीरे आपका एडवांसमेंट होता है कि भाई ठीक है। जैसे कि यहाँ मैंने एक ह्यूमन इवोल्यूशन की मैंने लगा रखी है कि भाई धीरे धीरे क्या कि हम धीरे धीरे एडवांसमेंट हुआ। पहले हमें नहीं पता था कि भाई कुछ भी है, ठीक है, धीरे धीरे पता चला कि हाँ इसके द्वारा कुछ
कुछ खाने का या कुछ कर सकते हैं, या फिर धीरे धीरे हथियार बनाए। तो हमारा जो नॉलेज था वो कहीं ना कहीं एडवांसमेंट होता गया। फिर उसके बाद हम एक अच्छे सभ्य इंसान बने। आज हम टेक्नोलॉजी को अपना गुलाम बना रखा। टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम बहुत कुछ काम कर रहे हैं आज। ओके, तो ये धीरे धीरे एडवांसमेंट आया है। तो वो चीजों को लेकर के भी जितना हमें नॉलेज था, रिसर्च करने के बाद हमारा एडवांसमेंट होता है। देन अभी हम देखते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की वर्ड मीनिंग बता दिया, मीनिंग क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। So, research aptitude is the ability or skill to systematic and closely examine a situation, procedure or activity of generalization and theories। यानी कि इसका मतलब होता है कि जो रिसर्च कर रहा है, रिसर्च एप्टीट्यूड का मतलब होता है एक ऐसी स्किल, ऐसी दक्षता, ऐसी योग्यता आपके अंदर या स्किल होना कि भाई आप सिस्टेमेटिकली, यानी कि साइंस इज द सिस्टेमेटिकली, है ना। ओके, साइंस को वैसे ही साइंटिफिक रिसर्च के लिए हम सिस्टेमेटिकली रिसर्च करते हैं कि भाई पहले हम किसी प्रॉब्लम को स्टेट करते हैं, उसके बाद उसका लिटरेचर रिव्यू करते हैं, उसके बारे में हाइपोथेसिस बनाते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं। तो एक सिस्टेमेटिक वे में रिसर्च करना, आपको उस जो आप प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करें उसको क्लोजली एग्जामिन करना पड़ेगा। एग्जामिन दैट मीन्स कि उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, उसके प्रोन कॉन्स कौन से हैं उसके बारे में बात करना, उस सिचुएशन को समझना, और प्रोसीजर्स यानी जो सिस्टेमेटिक प्रोसीजर्स है उसको समझना, और एक्टिविटी सब करके उसके बाद किसी भी चीज को जनरलाइज कर देना। यानी कि मैं एग्जांपल देता हूँ। पहले मान लो किसी इंसान ने ऐसा बोला होगा कि धरती गोल है, यानी कि किसी ने कहा कि धरती गोल है। ओके, तो माना नहीं किसी ने, शायद अरस्तु ने, किसी ने कहा था, मुझे अभी क्लियर ही नहीं है चीजें, कि धरती गोल है। तो लोगों ने नहीं माना कि नहीं धरती गोल नहीं है। बट धीरे धीरे कुछ फैक्ट मिले कि हाँ धरती गोल है, तो आज एक जनरल फैक्ट बन गया कि धरती गोल है। ओके, उसके बाद कुछ जनरल तीन पॉइंट, थ्री जनरल पॉइंट्स उसके बारे में बात कर लेते हैं कि रिसर्च के बारे में तीन जनरल पॉइंट्स हैं। क्या है? इट इज प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। इन जब भी आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो एक इंक्वायरी के रूप में करते हो, छोटी छोटी चीजों को निकालने की कोशिश करते हो, छोटी छोटी चीजों से निकालने की कोशिश करते हो कि भाई अगर ऐसा हुआ होगा तो ऐसे इसके बाद में क्या होने वाला है ना। कि वन के बाद टू आने वाला है, टू के बाद थ्री आने वाला है ना। उस चीज को धीरे धीरे उस चीज से एक कहते हैं ना कि उस चीज से निकालने, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन को लिंक करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। ऐसे ही रिसर्च होता है। रिसर्च सिस्टमेटिक और मेथोलॉजी के थ्रू होता है। अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो आपको एक सिस्टमेटिक वे में करना पड़ेगा, और एक पर्टिकुलर आपके पास मेथड होना चाहिए। चाहे वो आपका कोई भी मेथड हो, आप चाहे सर्वे करके कर रहे हो, आप इंटरव्यू मेथड के थ्रू कर रहे हो, आप शेड्यूल के थ्रू कर रहे हो, कैसे भी आपने अगर डाटा कलेक्ट करना है वो भी उसका भी एक मेथड होता है। एक रिसर्च का अपना एक रिसर्च होता है, रिसर्च का अपना एक मेथड होता है। ओके, आप क्वांटिटेटिव मेथड के क्वांटिटेटिव रिसर्च में कर रहे हो कि क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो, इंडक्टिव मेथड लगा रहे हो, डिडक्टिव मेथड लगा रहे हो, तो वो सारी चीजें आप डिपेंड करती है रिसर्च पे। तो हर रिसर्च का अपना एक मेथड होता है। इसके बाद इंक्रीजिंग द नॉलेज, मैंने हजार बार आपको बता दिया, पहले भी मैंने कई बार बताई कि भाई जब आप रिसर्च कर रहे हो तो आपके रिसर्च करने के बाद आपके नॉलेज में इंक्रीजमेंट होता है, इंक्रीज एडवांसमेंट आ जाती है। ओके, देन बात करते हैं एक अक्रोनियम ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च का अक्रोनियम क्या होता है। हालांकि इस पे कोई वो नहीं है, बट आपको समझने के लिए एक अक्रोनियम बनाया गया है कि भाई जो रिसर्च का एक्रोनिम क्या है। आर का मतलब होता है रेशनल वे ऑफ थिंकिंग। रेशनल का मतलब है लॉजिकली सोचना, है ना। लॉजिकली को मतलब तार्किक रूप से सोचना आपका, यानी कि आप ऐसे नहीं कि आप बायस रूप से सोचे कि ठीक है यार मुझे सही लग रहा है तो सही है वो, है ना। जैसे कि मान लो मैं ये बोल दूं कि आई एम हिंदू एंड हिंदुइज्म इज द बेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। नहीं, अगर मुझे लगता है वो नहीं, आप साइंटिफिक वे में बताइए कि कौन सा रिलीजन बेस्ट है ना। वो सबके अपने अपने थिंकिंग वे, आपके कुछ आपको लगता क्या वो नहीं, आप रियल में क्या है। तो आप रेशनली, आप जब रिसर्च कर रहे हो तो रेशनली सोचना चाहिए आपको कि क्या रेशनली थिंकिंग करने के बाद जो चीज मैं रिसर्च कर रहा हूँ वो सही है कि गलत है। उसके बाद ई एक्सपर्ट एंड एग्जिस्टिव ट्रीटमेंट, यानी कि अब जब आप रिसर्च कर रहे हो तो ऐसे नहीं कि भाई आप बिना, आपको कुछ नहीं पता रिसर्च के बारे में और आप रिसर्च कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ। आपको रिसर्च के बारे में पहले स्टडी करना पड़ेगा, रिसर्च के बारे में जानना पड़ेगा, उसकी टेक्निक्स जाननी पड़ेगी, उसके मेथड्स जानने पड़ेंगे, उसके रिसर्च जो टेक्निक्स वगैरह क्या क्या वो सारी चीज आपको जाननी पड़ेगी। एक्सपर्ट के अंडर में कहते हैं ना कि जब पीएचडी कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं तो किसी गाइड के अंडर में करते हैं, तो वो एक्सपर्ट आपको मिलता है गाइड के रूप में, ठीक है। उसके बाद आता है एस। एस का मतलब होता है सर्च एंड सॉल्यूशन, यानी कि आप कहीं ना कहीं सर्च करते हैं कि यार कि कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में उसका सॉल्यूशन को सर्च करना है। ओके, देन
ई फॉर होता है एग्जिस्टनेस। एग्जिस्टनेस का मतलब होता है कि आप ये नहीं कह सकते कि भाई ठीक है मुझे लगता है कि ये सही है, नहीं, आप एग्जिस्टनेस में बताइए कि ये सही है कि गलत। ओके। उसके बाद एनालिसिस, किसी भी प्रॉब्लम को एनालिसिस करना होता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसका कोज क्या हो सकता है, उसका इफेक्ट क्या होना चाहिए, और उसके बाद डाटा को भी एनालिसिस करना होता है। उसके बाद रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट, यानी कि मैंने जैसे कि बताया कि अगर किसी गांव में, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि किसी गांव में अगर चाय पीने से, है ना, किसी गांव में चाय पीने से लोग बीमार हो रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा उस चीज को कि हाँ भाई, एक इंसान बीमार हुआ, एक फैक्ट मिल गया, दूसरा इंसान बीमार हुआ, दूसरा फैक्ट मिल गया, तीसरा इंसान बीमार हुआ, तीसरा फैक्ट मिल गया। इसके बाद धीरे धीरे आप ये बोल सकते हो कि चाय पीने से लोग बीमार होते हैं। ओके, तो ये आपका जनरल रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी आपको फैक्ट के बीच में। इसके बाद आप उस चीज को जनरलाइज कर सकते हो, थ्योराइज कर सकते हो चीज को। फिर उसके बाद क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुली प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड। इसका मतलब ये होता है कि क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा आपको। आपको ये नहीं कि आपको जो दिख रहा है, आपको दिखा कि भाई कुछ लोग कुछ ट्रेडिशन कर रहे हैं, या कुछ लोग कुछ काम कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं। ओके, तो अब उसको आप क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। मान लो एक माँ अपने बेटे को पीट रही है। ओके, गांव में किसी एक माँ अपने बेटे को पीट रही है, तो आप ये नहीं बोले कि सभी माएँ खराब है, गांव की सभी जो माएँ होती है वो खराब होती है, जो मदर्स है वो सारी खराब नहीं। आपको क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। या तो उनके वो उसका लव सेक्शन है कि भाई वो अपने जो उनका सन है या बेटा है उसको शायद उसने गलती की होगी, क्यों किया, उसको आप क्रिटिकली ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उसके बाद केयरफुली प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप जब भी रिसर्च कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो कितने लोगों का मुझे इंटरव्यू लेना है, कितना सैंपल कलेक्ट करना है, पूरा रिसर्च लिटरेचर रिव्यू कैसे पढ़ना है, कहाँ से मुझे कलेक्ट करना है, डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है, रिसर्च मेथड क्या रहेगा मेरा, या रिसर्च फील्ड में कौन सी फील्ड में जाना है मुझे, कैसे करना है, प्राइमरी डाटा लेना है, सेकेंडरी डाटा। तो आपके पास पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। ओके। कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड एकदम से क्रिटिकल होना चाहिए, ताकि आप उस चीज को एक रेशनल वे ऑफ थिंकिंग के थ्रू आप समझा पाओ। ओके। उसके बाद एच, होनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा, और ईमानदार भी आपको रहना पड़ेगा, वरना आपका रिसर्च बाइस्ड हो जाएगा। ओके। देन रिसर्च इन जनरल थिंग, यानी कि आप अगर हम आम भाषा में कहें, आप और हम आम भाषा में अगर समझने की कोशिश करें, आज तक जो चीजें रिसर्च के बारे में आई गई है या जो पढ़ी गई है उसके बारे में अगर हम धीरे जो जनरल चीजें बताएं, आम चीजें बताएं, तो वो है जर्नी इज नोन टू अननोन। यानी कि एक ऐसी यात्रा जो आपकी आप जो आप जानते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि मुझे ट्राइब्स के बारे में जानना है, बट मुझे ट्राइब्स के बारे में इतना पता है कि ट्राइब्स इज ए कम्युनिटी, कुछ लोग कम्युनिटी, और हमारे देश में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है ये ट्राइब्स। ओके, उसके बाद अगर मुझे वो चीज जाननी है जो मैं नहीं जानता हूँ, जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, या अदर्स जो इन्फ्लुएंस क्या रहा है अलग अलग फैक्ट्स का, उसके बारे में तो मुझे रिसर्च करना पड़ेगा। ओके, तो वो हो जाता है रिसर्च जो मैं नहीं जानता हूँ। उसके बाद साइंटिफिक मेथड, आप ये नहीं कि मुझे लगता है कि मैं तो ये कर लूंगा, मैं गिनती करके बोल दूंगा कि यार इतने लोग तो साइंटिफिक, इतने लोग तो ट्राइब्स है, इतने लोग ट्राइब्स नहीं है। आपको साइंटिफिकली एक वे में साइंटिफिक मेथड के थ्रू आपको करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप रिसर्च करने में कामयाब हो जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके नॉलेज में एडवांसमेंट, आपके इंक्रीज नॉलेज, आपका नॉलेज इंक्रीज होता है। देन सिस्टेमेटिक एंड साइंटिफिक, यानी कि आपका जो मेथड है, आपका जो रिसर्च है वो साइंटिफिक होना चाहिए और सिस्टेमेटिक होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया है। ओके। देन अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ रिसर्च। क्या है प्रोसेस वगैरह रिसर्च की? रिसर्च जब आप करते हो तो क्या प्रोसेस रहनी चाहिए, क्या सिस्टमेटिक वे है, या क्या सिस्टमेटिक मेथड वगैरह जो भी चीजें उसके बारे में बात करते हैं। देखिए मैं एक यहाँ पर एक पिक्चर लगाई है, वो आपको उसको थ्रू समझाता हूँ। पहले कि पहले हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं, जो भी प्रॉब्लम है कि भैया हमें किसी ट्राइबल्स के बारे में रिसर्च करना है, ट्राइब्स के बारे में रिसर्च करना है, तो क्या है उनकी प्रॉब्लम, क्या है। तो हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और द ट्राइब्स इन दिस एरिया, जो भी एरिया वगैरह कौन सा एरिया लेना है उसके बारे में। ओके। उसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या कि भाई मैं क्या चाहता क्या हूँ, मेरी स्टडी से क्या आने वाला है, ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे मेरे, कि मैं चाहता हूँ कि इम्पैक्ट कितना पड़ा है, किस यानी कि इन सोशल इम्पैक्ट पड़ा है या पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ा है, वो मैं ऑब्जेक्टिव बना लूंगा अपने, कि दो चार ऑब्जेक्टिव बना लिए मैंने कि भाई हाँ, पहला ऑब्जेक्टिव मेरा ये कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि सोशल इम्पैक्ट कितना पड़ा है, लोग कितने अवेयर हुए टेक्नोलॉजी के लेकर ट्राइबल्स में,
एजुकेशन में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, 3-4 मैंने ऑब्जेक्टिव बना लिए। उसके बाद रिसर्च स्ट्रेटेजी बनाऊंगा कि भाई मुझे प्लानिंग करनी है कि कैसे क्या करना है। वो पार्ट है रिसर्च डिजाइन का। रिसर्च स्ट्रेटेजी, जो रिसर्च स्ट्रेटेजी है वो पार्ट है रिसर्च डिजाइन का। रिसर्च डिजाइन में क्या होता है कि आप कितना सैंपल लेंगे, आप कितना टाइम पे रिसर्च करेंगे, कितना आप आपके जो आपका फाइनेंशियली आपका कितना लगेगा, है ना, वो सारी चीज रिसर्च डिजाइन में आती है, कितना टाइम लगने वाला। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में मैं पढ़ूंगा जैसे कि मुझे ये नहीं पता कि ट्राइब्स क्या है, तो मैं ट्राइब्स के बारे में रिसर्च कैसे करूंगा, तो उसके बारे में मुझे पहले पढ़ना पड़ेगा कि आज से पहले क्या क्या रिसर्च हो चुके हैं, है ना। कि साहित्य मुझे मूल्यांकन करना, तो देखना पड़ेगा कि मुझे आज से पहले आदिवासियों के बारे में कितना रिसर्च हो चुका है, कितना कहाँ तक हुआ है। क्या पता मैं जो कर रहा हूँ पहले ही हो चुका हो, तो कोई मतलब नहीं रहेगा ना। कहते हैं ना कि आप जो कर रहे हो वो काम अगर किसी ने पहले ही कर दिया तो आपके काम की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो आपके काम की वैल्यू आपको देखना पड़ेगा कि जो किसी दूसरे ने किया और मैं जो कर रहा हूँ उस पर क्या डिफरेंस है, क्या रिसर्च गैप है। उस रिसर्च गैप को निकालना पड़ेगा आपको लिटरेचर रिव्यू के थ्रू। उसके बाद एक इसमें आता है हाइपोथेसिस बनाना, कि आप हाइपोथेसिस बनाते हैं। फिर उसके बाद आप डाटा कलेक्ट करते हैं, गैदर डाटा। डाटा कलेक्ट करना है, गैदर डाटा करने की बात है। उसको फिर एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस मतलब डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको डाटा एनालिसिस करते हैं। उसके बाद इसके बाद बीच में आता है कि जो हाइपोथेसिस बनाए उसको हाइपोथेसिस को आप चेक करते हैं, टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, वो बीच में आ जाता है। हाइपोथेसिस इंटरप्रेट, डाटा इंटरप्रेट करना है, डाटा एनालिसिस करना, एक ही बात होती है, डाटा को समझना। ओके, इसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उसके बाद फाइंडिंग्स क्या आई आपने, क्या क्या फाइंडिंग्स दिए, है ना, वो फाइंडिंग्स हो जाती है आपकी रिसर्च फाइंडिंग्स। क्या भाई मैं फाइंडिंग्स क्या मेरे ऑब्जेक्टिव क्या थे, या क्या मेरे ऑब्जेक्टिव थे वही मेरी फाइंडिंग्स आई कि नहीं आई। ओके, अब मैं आपको समझाता हूँ इसमें सरल भाषा में। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कि भाई आप अपनी जो प्रॉब्लम्स है, कुछ भी प्रॉब्लम उसको आइडेंटिफाई करो कि मैं क्या चाहता क्या हूँ, मैं किस पे रिसर्च करना चाहता हूँ। उसके बाद रिव्यू द लिटरेचर, उसके बारे में पढ़ो कि जो मैंने डाटा सॉरी जो मैंने रिसर्च प्रॉब्लम है, मैंने क्या मेरी प्रॉब्लम क्या है, उसमें क्या उसके प्रॉन्स है, क्या कौन से क्या किस चीज कितना कैसे हैं, उसके बारे में पढ़ना है आपको। उसके बाद रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाओ कि मैं क्या चाहता क्या हूँ। उसके बाद रिसर्च डिजाइन, जो मैंने बता दिया आपको कि आपका क्या सैंपल रहेगा, कितना टाइम लगेगा, डाटा कलेक्शन कहाँ करेंगे, कितना करेंगे। ओके, फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस, ये भी मैंने बता दिया कि हाइपोथेसिस बना लो। उसके डाटा कलेक्ट करो, डाटा कलेक्शन करोगे और उसके बाद डाटा एनालिसिस करोगे और हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी करोगे। ओके, उसके बाद जो आपकी प्रेजेंटेशन या जो फाइंडिंग्स है वो होगी। ओके, उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या जरूरत है। आप अगर जब कोई भी अगर ये कहे चलो मुझे रिसर्च करना, तो उसके लिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। क्या पहले तो वही चीज है कि नॉलेज आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, जो मैं आपका एक्सपर्ट में आ जाता है कि एक्सपर्ट है कि भाई अब नॉलेज होना चाहिए आपके पास। आप अगर एक्सपर्ट हो तो कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते हो। आपके पास सिस्टमेटिक प्लानिंग होनी चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि आपको कहाँ कितना कैसे कहाँ पर करना है, कितना सैंपल होना चाहिए, कौन सा सिस्टम कौन सा टेक्निक्स मुझे यूज करनी है। ओके, कौन सा मेथड मुझे लगाना है, कितने लोगों का सैंपल मुझे लेना है, डाटा एनालिसिस में कौन सा मुझे टेक्निक्स लगानी है। ओके, देन ये सारी आपको पता होना चाहिए। गाइडेंस, जो एक एक्सपर्ट के रूप में आपको गाइडेंस मिलती है, जो गाइड वगैरह जब आप पीएचडी करते हो ना, क्या होता है जब कोई बच्चा पीएचडी करता है तो उसे एक गाइड मिलता है, एक गाइड अलॉट होता है। वो गाइड उसे जो स्टूडेंट होता है उसे क्या करता है, गाइड करता है, आपको उनको बताता है कि भाई आपको क्या क्या करना है, कहाँ से डाटा कलेक्ट करना है, कैसे डाटा कलेक्ट करना है, कौन सी टेक्निक्स आपको यूज करनी चाहिए। ओके, प्रोफेसर आपको गाइड करते हैं। उसके बाद लाइब्रेरी, कहाँ से पढ़ोगे, है ना, पढ़ने के लिए आपको लाइब्रेरी जाना पड़ेगा। अब लाइब्रेरी जाना है, लाइब्रेरी नहीं जाओगे तो बुक खरीदनी पड़ेगी। अगर बुक खरीदनी है तो आपको पैसे चाहिए, तो फाइनेंशियली भी आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। ओके, इसके बाद आपको रेफरेंस, रेफरेंस अगर आप कहीं से पढ़ रहे हो तो उसका रेफरेंस आपको देना जरूरी हो जाता है, वरना प्लेगरिज्म के केस में फंस जाओगे कि आपने किसी और का रिसर्च अपने नाम पे पब्लिश करवा लिया है। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च की जनरली देखिए दो चीज होती है, एक तो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव्स उसका मतलब होता है उद्देश्य। हिंदी में अगर बोले तो अगर एक ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य, कि उद्देश्य लक्ष्य क्या क्या है ना। उद्देश्य को अगर हिंदी में कहे, अगर सरल भाषा में कहे तो लक्ष्य क्या है आपके। एक तो एक होता है ऑब्जेक्टिविटी, एक रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी। अब मैं कल जो क्लास लूंगा उसके बारे में बताऊंगा आपको कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है। ऑब्जेक्टिविटी, एक ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, एक ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि बायसनेस ना होने वाला इंसान, नहीं कि एकदम से ऑथेंटिक वाले। जिसकी मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ सही से ड्रॉ कर पाऊँ, बट देखिए, मान लो दिस इज एप्पल, दिस इज दिस इज एप्पल। ओके, तो अगर किसी ने ये कहा कि एप्पल इज ए रेड, है ना, एप्पल
रेड होता है, ठीक है, सबको पता है भाई रेड होता है, थोड़ा ग्रीन ग्रीन होता है, रेड होता है। बट कोई ये कहे, ये तो देखो ठीक है ना, अगर अगर कोई ये कहे कि एप्पल, आई लव एप्पल, यानी कि मुझे एप्पल पसंद है, या मैं एप्पल, आई लाइक एप्पल, या मुझे एप्पल खाना पसंद है, तो ये क्या बायसनेस हो जाती है कि भाई आपके विचार क्या है, आप अपने विचारों को साथ जोड़ रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, आप अपने विचारों को साथ जोड़ते हो, ऑब्जेक्टिविटी नहीं, आप सब्जेक्टिव बन रहे हो, आप सब्जेक्टिव बन रहे हो तो आप ऑब्जेक्टिव नहीं रह सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव वाली दो चीजें मैं बता दी, आगे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू आगे और भी बताऊंगा। ओके, तो पहला है एक्सप्लोरेटरी एंड फॉर्मुलेटिव, नॉट अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि रिसर्च भी होता है फॉर्मुलेटिव और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, कि भाई आप अपने जो प्रॉब्लम उसको लेके अवेयर नहीं है। जैसे कि मुझे ये नहीं पता कि ट्राइबल्स क्या होती है, तो मैं उसके लिए एक छोटा रिसर्च करूंगा, पायलट स्टडी करूंगा कि भाई क्या होता है, या फिजिबिलिटी करूंगा कि भाई क्या मैं कर सकता हूँ, कि फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि क्या हम कर सकते हैं कि नहीं, क्या पॉसिबल है कि नहीं। मैं मान लो ये कर रहा हूँ कि भाई आज तक लोग मंगल ग्रह पे कितने लोगों ने क्या रिसर्च किया है, कितने लोग पहुंच चुके हैं कि नहीं पहुंचे, उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा, यानी मैं किसी भी चीज फिजिबल है कि नहीं, आसानी से हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल है कि नहीं। तो वो होता है फॉर्मुलेटिव, नोट प्रॉब्लम के बारे में अवेयर नहीं है, इसलिए आप उसको लेकर जानना चाहते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव, है ना, डिस्क्रिप्टिव मतलब होता है डिस्क्राइब एज इट एज, यानी कि आपको पता नहीं है, आप नहीं, आपको पता है, आप बस डिस्क्राइब कर रहे हो। आपने किसी ने पूछा कि व्हाट इज द ट्राइब्स, यानी ट्राइब्स क्या होती है, तो आप उस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो। इसमें क्या होता है कि आप मान लो आप अगर आप सेंसस ले रहे हो, कि आप किसी पूछा कि किसी भी एरिया की सेंसस दो मुझे, तो आप उस चीज को डिस्क्राइब कर दोगे कि ये उनके एरिया की सेंसस डाटाज हैं। ओके, अगर आप तीसरा है डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक रिसर्च भी होता है, डायग्नोस्टिक का मतलब रिसर्च में काम आता है कि भाई, और अगर हम देखें कि भाई फ्रीक्वेंसी एंड प्रॉब्लम एंड कोज, यानी कि आप अगर आप, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को आप बताते हो कि डॉक्टर जांच करता है, देखता है, डायग्नोसिस करता है, पहचान करता है कि आप मान लो आपने कहा कि सर मुझे कल से तेज बुखार आ रहा है, तो बोलेगी क्यों आ रहा है, उसके बारे में वो डायग्नोसिस करेगा डॉक्टर। ओके, वैसे ही देखना पड़ेगा अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को क्यों है, कैसे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप और देखता है, तो वो डायग्नोसिस करता है कि प्रॉब्लम क्या है, उसको पहचान करने की कोशिश करता है। उसके बाद आता है आपका कॉजल एक्सपेरिमेंट, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जब मैं आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ाऊंगा तो उसमें और अच्छे से पढ़ाऊंगा। कि मान लो फॉर एग्जांपल कि अगर चाय पीने से, सॉरी ये एग्जांपल थोड़ा पुराना नया एग्जांपल है, जैसे कि मान लो बच्चों के टीवी देखने से मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है ना, तो टीवी जितने टीवी देखने से मार्क्स जो कम आ रहे हैं, ओके, मार्क्स कम आ रहे हैं, टीवी अगर ज्यादा देखोगे तो बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं ना, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि डिपेंड, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो टीवी है हमारा। अगर टीवी कम देखोगे तो मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे, मार्क्स बढ़ जाएंगे, अगर टीवी ज्यादा देखो तो मार्क्स कम हो जाएंगे। तो कॉज एंड इफेक्ट है, यानी कि कहीं ना कहीं जो कारण है वो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब टीवी देखना कारण है ना। और इफेक्ट क्या है कि कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा है मार्क्स पर, बच्चों के इफेक्ट पे, मार्क्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, उसके बाद आपका जो लास्ट स्लाइड है वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च इन जनरल थिंग, यानी कि जनरल थिंग्स में हम अगर आम भाषा में, अगर आम थिंग्स में अगर बात करें तो वो क्या होता है, टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना एंड पर्टिकुलर प्रॉब्लम एनालिसिस द कोज एंड इफेक्ट, जैसे ही मैंने बताया कि किसी भी चीज का कोज क्या है, इफेक्ट क्या है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, बच्चों के मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, उसके बारे में बात करना। उसके बाद टू टू स्टडी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ फिनोमेना, यानी कि अगर मान लो किसी भी मान आपने कहा कि भी जब जब मुझे तेज बुखार आती है तो मैं डाइक्लो प्लस या जो पैरासीटामोल लेता हूँ, है ना, पैरासीटामोल ले लेता हूँ, है ना, पैरासीटामोल टेबलेट ले लेता हूँ। तो वो फ्रीक्वेंसी भी देखना, मतलब कितनी बार घटित हुई है कोई भी फिनोमेना, कैसे घटित हो रहा है, उस पर हम क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी रिसर्च करने का। रिसर्च में अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उसके बारे में, अगर कोई घटना घटित हो रही है बार बार, तो उसके बारे में हम रिसर्च करते हैं। उसके बाद टू वेरीफाई द फैक्ट जनरलाइजेशन, मैंने कहा हमेशा अभी एग्जांपल जैसे दिया आपको कि धरती गोल है, तो फैक्ट को वेरीफाई करेंगे कि हाँ है कि नहीं है। उसके बाद उस फैक्ट को जनरलाइज कर देंगे, थ्योराइज कर देंगे कि हाँ भाई दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ ये ऐसा होता है, यूनिवर्सलाइज कर दो। आपसे आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, आप इंडिया में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मतलब ठीक है ना, तो वहां आपको यही सुनने का मिलेगा कि धरती गोल है। ओके, उसके बाद टू सजेस्ट रेमिडियल मेजर्स एंड सॉल्यूशन द प्रॉब्लम, यानी कि रिसर्च करने के बाद आप कुछ आप बताते हो कि कुछ मेजर्स करते हो, कुछ मापन क्या बताते हो रेमेडियल, और सॉल्यूशन बताते हो कि ऐसा ऐसा करना चाहिए हमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो। ओके, तो आई होप
आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। एंड तैयारी कीजिए, साथ साथ में अच्छे से तैयारी कीजिए। और मैं क्लास वगैरह आपके लेता रहूँगा, आप अच्छे से तैयारी वगैरह करते रहिए, है ना। कोई भी आपकी क्वेश्चन वगैरह है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।